बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हम लोगों ने 4 चैप्टर्स पोइटिक्स के डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने इमिटेशन को, ओरिजिन ऑफ पोइट्री को, 3 मोड्स ऑफ इमिटेशन को, इनको एक्सप्लेन किया था। बट ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8। In these chapters, we are going to discuss the most important concepts of tragedy given by Aristotle. स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 से। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 5 में एरिस्टोटल ने हमें कॉमेडी की डेफिनेशन दी हुई है। एनीथिंग दैट क्रिएट्स लाफ्टर इज सिंपल, इट्स सिंपल अ डेफिनेशन दैट कॉजेज नो पेन। और कॉमेडी में मैंने आपको ये बताया था कि इन कॉमेडी वी यूजेस द पर्सनेज हु हैज़ अ वर्स कैरेक्टर, ठीक है, लोअर क्लास कैरेक्टर होता है। वाइल इन एपिक एंड ट्रेजिडी, इसका भी हम डिफरेंस देखेंगे कि एपिक और ट्रेजिडी में क्या होता है। लेकिन कॉमेडी में एरिस्टोटल ने ये एक्सप्लेन किया दैट वी टेक अ पर्सनेज फ्रॉम अ लोअर क्लास कैरेक्टर एंड विच इम्प्रूव्स एंड चेंजेस द कैरेक्टर। यानी कि स्टोरी के दरमियान कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट आती है, कैरेक्टर में चेंज आता है। और अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, द डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजिडी। अब सबसे पहले तो आप ये करेंगे, एक पेन और पेंसिल पकड़ लें और कॉपी के ऊपर लिखना स्टार्ट करें द डिफरेंसेस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आना ही आना है पेपर में, अगर टीचर की मर्जी हुई तो। एनी हाउ स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशंस ऑफ बोथ। एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोइट्री। एपिक हमारे पास क्या है? अ लॉन्ग नरेशन, अ लॉन्ग नैरेटिव, ठीक है। वाइल व्हाट इज ट्रेजेडी? ट्रेजेडी इज इमिटेशन ऑफ द सीरियस एक्शंस, राइट। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्रेजिडी, तो हमारे पास 2 तरह की इसमें आती हैं लिमिटेशंस। ट्रेजिडी इज़ लिमिटेड, इट इज़ लिमिटेड फॉर द टाइम, ठीक है। एरिस्टोटल सेड दैट ट्रेजिडी मस्ट बी कंप्लीटेड इन अ सिंगल सर्किट ऑफ सन। यानी कि इसमें यूनिटी ऑफ टाइम की बात है। मैं आपको नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट आर द 3 यूनिटीज़। चैप्टर नंबर 8 में एक्सप्लेन्ड है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि 3 यूनिटीज़ हैं एरिस्टोटल की। उसमें एरिस्टोटल ये कहता है कि एक सिंगल सर्किट ऑफ सन में ट्रेजिडी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि एक रिदम हो, एक सीक्वेंस हो जो सीरियस एक्शंस को फॉलो कर रहा हो और ट्रेजिडी कंप्लीट हो जाए। वाइल एपिक पोइट्री की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। ट्रेजिडी इज मेंट टू बी परफॉर्म्ड, ये ड्रामेटिक वे में परफॉर्म किया जाता है। वाइल एपिक पोइट्री इज नरेटेड, इसको बोल कर सुनाया जाता है, ठीक है। ट्रेजिडी में हमारे पास आयाम्बिक मीटर यूज़ होता है, ठीक है, आयाम्बिक मीटर यूज़ होता है और ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिंगल मीटर हो। Like it's not necessary to have a single meter in tragedy, while in epic poetry we uses a single meter. Single meter कौन सा है? hexameter में लिखा जाता है। These are the points except from the book। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बुक में लिखे हुए हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं खुद अपने से बोल रही हूँ। लाइक अपने से मुराद के कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट जगह से कलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास आती हैं ट्रेजिडी के 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स: प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल। आई विल एक्सप्लेन दैम, ठीक है। लेकिन एपिक पोइट्री के अंदर सॉन्ग और स्पेक्टिकल नहीं होता। इन ट्रेजिडी वी हैव बोथ 6 फॉर्मेटिव all 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स, while in epic we have no song and spectacle, ठीक है। ट्रेजिडी में यूनिटी ऑफ प्लेस भी आता है, लाइक एक सिंगल प्लेस में काम हो रहा होता है इन अ थिएटर। While in epic poetry there is not a particular place, ये कहीं पर भी नरेट की जा सकती है, ठीक है। इन ट्रेजिडी वी हैव ड्रामेटिक फॉर्म, while in epic poetry we have narrative form। ये एक ही पॉइंट है जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एपिक पोइट्री में हमारे पास हीरोइक मीटर आता है विच एक्सप्लेन्स द डीड्स ऑफ द पर्सन, while in tragedy we have a like imitation of serious actions। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे ट्रेजिडी में और एपिक पोइट्री में, ठीक है। अब आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। ट्रेजिडी में याद रखिएगा कि देयर आर 4 बेसिक ट्रेजिडीज़ जो कि शेक्सपियर ने लिखी हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं: हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो एंड मैकबेथ, ठीक है। वाइल इफ यू टॉक अबाउट द एपिक पोइट्री, एपिक पोइट्री में हमारे पास आता है अब एग्जांपल्स है, बेओवुल्फ है हमारे पास, वो हमारे पास एपिक पोइट्री में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, विच इज़ डायथैलेमिक। डायथैलेमिक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया। आई डोंट थिंक सो डैट इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पर, विच इज़ अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक।
देखिए चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले तो ट्रेजेडी का बताया हुआ है. इंपॉर्टेंट इज दिस कि आप, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रेजेडी के बारे में बता दूं कि ट्रेजेडी इज वन ऑफ द 5 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री विच इज हैविंग अ रिदम एंड मेलोडी इन इट. Aristotle said that tragedy is the superior art form. Why? Because it has the feelings of pity and fear, which arouses the like catharsis, which is basically the purification of the emotions. I will explain in the next chapters that what is the catharsis. तो catharsis को to explain or to generate catharsis in the audience, the dramatist use the element of पिटी एंड फेयर इन अ ट्रेजिडी. अब आप देखें कि ट्रेजिडी के बेसिकली 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए. प्लॉट है, करेक्टर है, थॉट है, डिक्शन है, मेलोडी है और स्पेक्टिकल है. वैसे तो ये 6 एलिमेंट्स आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक तरतीब से लिखे हुए हैं जैसा कि एरिस्टोटल ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है. सबसे पहले उसने कहा हुआ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ट्रेजिडी इज प्लॉट. प्लॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. ठीक है. एंड देन करेक्टर. इसने कहा, एरिस्टोटल ने कहा द लाइफ एंड सोल ऑफ ट्रेजिडी. प्लॉट इज द लाइफ एंड सोल ऑफ ट्रेजिडी. ये आप याद रखिएगा. ठीक है. फिर आता है करेक्टर. करेक्टर हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट जो कि परफॉर्म कर रहा होता है. उसके बाद आता है थॉट. थॉट इज रिलेटेड टू द करेक्टर. ठीक है. फिर हम लाइक द पावर ऑफ सेइंग वट एवर कैन बी सेड, कि क्या उस ओकेजन के लिए अप्रोप्रिएट है, वो जो थिंकिंग है वो थॉट है. ठीक है. देन हमारे पास आता है डिक्शन. डिक्शन में हमारे पास है द यू कैन से चॉइस ऑफ वर्ड्स. डिक्शन में हमारे पास आता है. फिर आती है मेलोडी. मेलोडी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयरेबल एसेसरीज ऑफ ट्रेजिडी. और उसके बाद हमारे पास आता है स्पेक्टिकल. मेलोडी में सॉन्ग्स वगैरह आते हैं, जबकि स्पेक्टिकल में हमारे पास करेक्टर अपीयरेंस आती है कि वो किस फॉर्म में, किस अपीयरेंस में हमारे सामने है इन द ड्रामेटिक सेटिंग. मतलब कि अगर हमने एक क्वीन के करेक्टर को दिखाना है तो हम उसको एक क्वीन का क्राउन, उसका ड्रेस, एक चेयर, सब कुछ उस तरीके से पहनाएंगे. और अगर हमने एक बैगर का करेक्टर दिखाना है तो हम उसको किस तरह से पोर्ट्रे करेंगे. वो पोर्ट्रेयल हमारे पास स्पेक्टिकल होता है. ठीक है. उसके बाद आता है मैग्नीट्यूड का पॉइंट. मैग्नीट्यूड में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन्स लाइक इट डिस्क्राइब्स द लेंथ ऑफ अ ट्रेजेडी एंड ट्रेजेडी मस्ट बी कंप्लीटेड इन अ सिंगल सर्किट ऑफ सन. तो ये बेसिक्स 6 एलिमेंट्स थे. सबसे पहले हमारे पास आता है प्लॉट, उसके बाद हमारे पास आता है करेक्टर, उसके बाद आता है हमारे पास थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल. अब आप ये चीज़ देखें कि ये जो हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं ये मोड्स ऑफ इमिटेशन में कहाँ कहाँ फॉल करते हैं. ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट मीन्स मतलब कि आप किस तरीके से अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं. सबसे पहले आएगा डिक्शन, speech and melody by some melody और rhythm और song. ठीक है. अब हम बात करते हैं मैनर की. मैनर में हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ प्लॉट, लाइक एक्शंस, द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, द सीरीज ऑफ एक्शन. और जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की विच इज़ द डूअर, तो उसमें हमारे पास आएगा करेक्टर, द पर्सन हु इज़ पोर्ट्रेइंग द करेक्टर. थॉट, द पावर और द थिंकिंग बिहाइंड द करेक्टर, वो भी करेक्टर से रिलेटेड है, ये भी डूअर में आएगा. और स्पेक्टिकल मीन्स द करेक्टर अपीयरेंस, वो भी करेक्टर के साथ जुड़ेगा. तो ये तीनों के तीनों हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गए 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी. आपने ट्रेजिडी में डिफरेंट एग्जांपल लाजमी देनी है. एडिपस रेक्स की दे सकते हैं, ओथेलो की, मैकबेथ की और डिफरेंट. अब हम बात करते हैं चैप्टर पे, ज़रा सा आ जाएं. हाँ जी. एक चीज़ जो कि बार बार एरिस्टोटल ने अपने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि करेक्टर और यू कैन से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर इन द ट्रेजिडी और किसी भी किस्म की आपके पास चीज़ आ रही है, आपको उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास एक लाइक यू कैन से मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए. लाइक ग्रीक फिलोसफर्स थिंक एवरी थिंग इन द अंडर द एस्पेक्ट ऑफ मोरालिटी. ठीक है. ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको नहीं बोलना. मोरालिटी का पॉइंट तो हर जगह ऐड कर देना है. ठीक है. और एक और पॉइंट था जो कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में एक्सप्लेन हुआ था, आई स्किप डैट, कि जितने भी इमिटेशन के मोड्स हैं ना वो कहीं ना कहीं हर जगह आते हैं. रिदम हो, लैंग्वेज हो, हार्मनी हो, आप उसको सिंगल लें, कंबाइन लें, हमारे पास मोड ऑफ इमिटेशन मिलते हैं. लेकिन वो इमिटेशन जो कि लैंग्वेज के मीडियम से हो उसको अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया.
ठीक है। और वो लिटरेचर जिसको कोई नाम नहीं दिया गया, जिसको हम नेमलेस आर्ट बोलते हैं, बेसिकली वो ओल्ड ग्रीक लिटरेचर है, ठीक है। और कॉमेडी बेसिकली इट एम्स एट रिप्रेजेंटिंग द मैन एट बिलो लेवल, ये मैंने आपको बताया था, एंड कॉमेडी इमिटेट्स द रिडिकुलस। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर के ऊपर। देखें, इन द वेरी फर्स्ट पेज देयर इज अ डेफिनेशन, अ ट्रेजेडी देन इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास कैथारसिस। लेट्स एक्सप्लेन कैथारसिस। सो व्हाट हैपेंड, pity and fear, ओके लेट्स टॉक अबाउट इट। आई थॉट कि मैं इस पर एक अलग सी वीडियो बना के डालूंगी, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको अभी समझ लें, और ताकि बाद में कोई इशू ना रहे, साथ साथ आपको समझ आता रहे। कैथारसिस का अगर हम बात करें तो कैथारसिस इज समथिंग, प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन किस चीज़ की? द प्योरिफिकेशन ऑफ द इमोशंस। कैथारसिस जो था वो ग्रीक लिटरेचर में एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। ट्रेजेडी को भी इसीलिए एरिस्टोटल ने इतनी ज़्यादा अहमियत दी, इतना ज़्यादा उसको सर पे चढ़ाया, ये कहूँगी मैं। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि ट्रेजेडी हमारे पास एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी फॉर्म है पोइट्री की, जिसके अंदर हम लोग ऑडियंस जो है वो एक प्योरिफिकेशन करती है अपनी, किस चीज़ की करती है? अपने इमोशंस की, अपने अपने इमोशंस की। उन्होंने कोई अगर कोई गुनाह किया हो, कोई ज्यादती की हो, तो वो फ़ौरन उस चीज़ की प्योरिफिकेशन कर लेते हैं। क्यों करते हैं? इन ट्रेजिडी द मेजर एलिमेंट्स आर पिटी एंड फेयर। नाउ व्हाट आर पिटी एंड फेयर? पिटी और फेयर का मतलब जब हम ट्रेजिडी में एक इंसान लेते हैं ना, ट्रेजिक हीरो जो होता है, जो हमारे पास ट्रेजिक हीरो होता है, वो ये होता है, ये एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन होता है। ओके, इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन मीन कि हम लोगों को एक ऐसा बंदा मिले जो कि हमारी तरह का हो। जब वो इंसान हमारी तरह का है तो हम फील करेंगे कि हाँ, हम भी इस पोजीशन पे हो सकते हैं, या इसने जो काम किए कभी हमने भी ऐसा काम किया था। हम उसको अपने साथ रिलेट करते हैं, और उसके साथ अगर कुछ गलत होता है या कुछ सही होता है तो उसी से हमें खुशी या गम मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लेवल का पर्सन है। तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसने किसी ना किसी किस्म की कोई एरर किया होता है, कोई जजमेंटल एरर होता है इसकी लाइफ में, कोई ऐसा फैटल यू कैन से अनफॉर्च्यून कोई काम हुआ होता है, अनफॉर्चुनेट, जिसकी वजह से इसको सारी लाइफ उस चीज़ का सामना करना पड़ता है, और एट द एंड उसके साथ कोई अनहैप्पी एंडिंग होती है। अब जब उस बंदे की एरर ऑफ जजमेंट की वजह से उसको एट द एंड एक ट्रैजिक एंडिंग मिलती है, उससे हमारे अंदर, हम सबके दिलों में एक पिटी और फेयर का जज्बा बनता है। पिटी द अराउजल ऑफ फीलिंग्स, जिससे हम दूसरे के लिए एक एहसास हमदर्दी पैदा करें कि हाँ, ये इसके साथ गलत हुआ, या हम उस चीज़ को फील करें, वो पिटी है। एंड फेयर इज समथिंग किसी चीज़ का डर होना, खौफ होना कि इस बंदे ने ऐसा किया, इसके साथ ये हुआ, तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। ठीक है। तो कैथारसिस इज बेसिकली द प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, कि अगर हम किसी को कुछ गलत करता हुआ देखें और एकदम हमें रोना आ जाए, उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो, हमारी एकदम फीलिंग्स जनरेट हो जाए, तो वो हमारे साथ होता है, वो होता है कैथारसिस। अब देखें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वाचिंग अ मूवी और एकदम उसमें किसी की डेथ हो गई, या कोई कुछ भी हो गया, ऐसा कोई ट्रेजेडी टाइप चीज़ हैपन कोई हो गई, तो आपको एकदम फील होता है। लड़कियाँ तो खास करके रोने लग जाती हैं। वाई? बिकॉज द सीन हिट्स द इमोशन ऑफ देम। जब आपके इमोशंस पे कोई चीज़ हिट करेगी, आपकी फीलिंग्स पे कोई चीज़ हिट करेगी, इट्स वेरी कॉमन कि आपका पिटी एंड फेयर का एलिमेंट जनरेट होगा, उसको एक प्रोवोशन मतलब मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसने आपके इमोशंस को हिट किया, और उसी इमोशंस को हिट करने के बाद जो आप एक तरह से माफ़ी मांगे, या उस चीज़ को रिपेंट करें, उस चीज़ पे आप यू कैन से रिडेम्पशन हो किसी तरह की, तो उसको हम कैथारसिस बोलते हैं। ठीक है। यानी कि किसी को देख के अपने गुनाहों से तौबा कर लेना इस कैथारसिस इन सिंपल वे, किसी का ज़मीर जाग जाना। ओके। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ ऑडिपस रेक्स की। ऑडिपस रेक्स की एग्जांपल एक ऐसी है कि आप इसी एग्जांपल को हर जगह कोट कर सकते हैं। देयर इज़ अ हीरो, ठीक है, किंग है। वो करता क्या है? पहले तो वो किंग नहीं होता, ठीक है। करता क्या है? वो आता है इन ड्यू टू इग्नोरेंस, वो अपनी अपने फादर को मर्डर करके अपनी मदर से शादी कर लेता है। एंड व्हेन ही बिकम्स द किंग, ही केम टू नो द एग्जैक्ट पेरेंटेज ऑफ हिम, कि जो
जिसको उसने कत्ल कर दिया था वो असल में उसका बाप था और उसने गलती से अपनी माँ से शादी कर ली थी, और इसकी बिना पर वो स्टेज पर ही अपनी आंखों को पेन से कंपास नीडल से उसको मारता है और अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है। तो वो जो एंड पे वो स्पीच देता है, एंड पे वो अपनी आंखों को ख़राब करता है, अपने आप को सज़ा देता है, तो उससे ऑडियंस में वो जो एंड पे करता है ना, वो अपने जब उसको एकदम पता लगता है, डिस्कवरी होती है कि अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया, तो तब ऑडियंस तो उसके बाद जो वो कैथारसिस करता है, जो प्योरिफिकेशन करता है अपनी, ठीक है, उसको हम कैथारसिस बोलते हैं। उसके थ्रू ऑडियंस के अंदर एक पीटी एंड फियर जनरेट होता है, एक तो तरस भी आ रहा होता है और डर भी लग रहा होता है। तो एट द सेम टाइम जो ऑडियंस भी अपनी प्योरिफिकेशन करती है कि ये गलती अगर हमसे हुई होती तो हम क्या करते, तो वो भी कैथारसिस है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में कैथारसिस का जिक्र है, ट्रेजेडी की डेफिनेशन है, और इन सब को लाइन वाइज एक्सप्लेन किया गया है, द 6 एलिमेंट्स, जिनमें हमारे पास स्पेक्टिकल, मेलोडी, डिक्शन, प्लॉट, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। अब आपने ये याद रखना है, स्पेक्टिकल इज द स्टेज अपेयरेंस, ठीक है। मेलोडी एंड डिक्शन में हमारे पास आते हैं हमारे, ये बेसिकली मीन्स है ना, तो इसमें हमारी सॉन्ग्स आती हैं, ये स्पीचेस आती हैं, एक्शंस आते हैं, ठीक है। कैरेक्टर एंड थॉट की बात आ गई, वो भी उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो एक्शंस जो हैं, सीक्वेंस सीरीज ऑफ एक्शंस, वो हमारे पास प्लॉट होता है। और देखें, करेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें मॉरल वैल्यूज़ हो, इस चीज़ को आपने याद रखना है। करेक्टर इज समथिंग जिसमें मॉरल वैल्यू हो, ओके। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया इसके अंदर, इमिटेशन नॉट अ पर्सन बट अ पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड मिजरी। एक बात फिर से अगेन बार बार एक्सप्लेन किया हुआ है, द वर्ड क्वालिटी। क्वालिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन दिस होल बुक, ठीक है। क्यों क्वालिटी का वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रीक जो हम देखें, हम ग्रीक क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं ना, ग्रीक लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ग्रीक जो फिलोसफर्स थे या जो ग्रीक माइंड ऑफ थिंकिंग है ना, वो सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी एंड मोरालिटी, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, द वन इज क्वालिटी एंड द अदर वन इज मोरालिटी। ये जो भी करते थे ना, ये मोरालिटी और क्वालिटी की उसमें रहते हुए करते थे, ठीक है। तो बाउंड्रीज वर ऑफ क्वालिटी एंड मोरालिटी, इसको आपने याद रखना है। ग्रीक जो फिलोसफर्स थे, राइटर्स थे, वो इन दो चीज़ों को मद्देनजर रख के सारे काम करते थे। देयर इज अगेन एग्जांपल, जो आप देख लीजिएगा। यस, देयर इज अ लाइन ऑन पेज नंबर 19 के ट्रेजेडी, द पेरिपिटीज एंड डिस्कवरीज आर द पार्ट ऑफ प्लॉट्स। ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10, 11, 12 में डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब एक चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आपने याद रखना है कि इस पूरे पार्ट में जो 6 एलिमेंट्स हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज प्लॉट एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पेक्टिकल। इसको याद रखना है कि स्पेक्टिकल हैज़ लीस्ट टू डू विद द आर्ट ऑफ पोइट्री एंड प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लाइफ एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 7 में ये हुआ था कि एरिस्टोटल ने हमें 3 पार्ट्स बताए जी ट्रेजेडी के। उसने कहा एक होती है बिगिनिंग, ठीक है, एक होता है मिडल और एक होता है उसका एंड, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमें नेचुरली पता होता है कि ये बिगनिंग है, ये मिडल है और ये अब इसका एंड हो जाएगा। जैसे मूवीज़ के अंदर एक इंट्रो पार्ट होता है, एक इंटरवल होता है और एक एंडिंग होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। प्लॉट के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में ये बार बार बताया हुआ है लाइक एरिस्टोटल ने कि मैग्नीट्यूड ऐसा होना चाहिए, लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि याद रहे, डैट मस्ट बी इन योर मेमोरी, ठीक है। प्लॉट मस्ट बी ऑफ सम लेंथ बट ऑफ अ लेंथ टू बी टेकन इन बाय द मेमोरी, जो कि हमारी मेमोरी में रहे, उसको हम एक अच्छा मैग्नीट्यूड वाला ट्रेजेडी बोल सकते हैं। लेंथ विच अलाउज of a hero passing by a series of probably or necessary stages from misfortune to happiness and from happiness to misfortune may suffice as a limit for the magnitude of the story. लिमिट बता दी भाई कि उस टाइम तक जो एक हीरो है वो मिसफॉर्च्यून से हैप्पीनेस की तरफ भी चला जाए या हैप्पीनेस से मिसफॉर्च्यून की तरफ भी आ जाए, इतना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सो दिस वॉज द चैप्टर नंबर 7। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, और उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 8 इज़ अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें 3 यूनिटीज़ हैं हमारे पास। अब किस चीज़ की यूनिटीज़ हैं? एरिस्टोटल ने हमें 3 यूनिटीज़ दी। उसने कहा देयर आर 3 यूनिटीज़ इन अ ट्रेजेडी और इन एनी काइंड ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब मैंने आपको बताया, टू कंप्लीट इन अ सिंगल सर्किट ऑफ सन, कि एक ही टाइम पे वो काम हो। ऐसा ना हो
कि कहानी सालों साल की चल रही है या ख़त्म ही नहीं हो रही. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, लेकिन एक ड्रामा है ये रिश्ता क्या कहलाता है, और देयर इज़ अनदर ड्रामा ऑफ इंडिया बट वो साथ निभाना साथिया. दीज आर द ड्रामाज दैट आर लाइक चले जा रहे हैं, बच्चों की शादियाँ होंगी, बट वी डोंट नो व्हाट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. तो आप देखें कि एक ऑडियंस का ना एक शौक या इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उससे. क्यों ख़त्म होता है? क्योंकि उनकी एक यूनिटी नहीं रहती टाइम की, पता ही नहीं है कब से शुरू हुआ, पुराने सारे एपिसोड ये सब चीज़ें भूल जाती हैं. लेकिन जो रीसेंट चलते जाते हैं वो नई नई स्टोरीज आती जाती हैं. तो वो कहता है कि टाइम ऐसा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड उसका ऐसा होना चाहिए कि एक तो वो याद भी रहे, दूसरा वो एक सर्किट ऑफ सन में यानी कि एक टाइम पीरियड पे वो ख़त्म भी हो जाए. ठीक है, यूनिटी ऑफ टाइम में ये है. अगर हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ प्लेस की, देखिए यूनिटी ऑफ प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू टॉक अबाउट द यूनिटी ऑफ प्लेस, यू टॉक अबाउट द लाइक एक ही जगह पर परफॉर्मेंस हो रही है. द परफॉर्मेंस इज लाइक टेकन इन वन थिएटर. अगर एक थिएटर में तो एक में ऐसा. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको इसकी एक कंट्राडिक्शन बताऊं, एग्जाम्पल में आप किंग लियर की एग्जाम्पल दे सकते हैं बाय शेक्सपियर. उसमें एक सीन इंग्लैंड में होता है तो दूसरा सीन फ्रांस में होता है. नाउ व्हाट हैपेंड कि ऑडियंस थिंक्स के मतलब एक सीन फ्रांस में है, कैसे अगले ही सीन में इंग्लैंड पहुंच गए. ठीक है, तो ये एक कंट्राडिक्शन है. अब एरिस्टोटल कहता है कि एक ही प्लेस में एक ही जगह पर काम होना चाहिए या परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेजेडी होनी चाहिए. सीरीज ऑफ एक्शंस यानी कि प्लॉट. यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी ऑफ एक्शन का हमारे पास ये मतलब है कि जो एक्शंस हो रहे हैं वो हमारे पास एक ही प्लॉट में हो रहे हैं. सिंगल प्लॉट इज़ द इम्पॉर्टेंट. सिंगल प्लॉट होना चाहिए. मैं इसमें आपको नेक्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लॉट. एक सिंपल है, एक कम्प्लेक्स है. वी विल डिस्कस, बट टिल नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट कि सिंगल प्लॉट होना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लॉट्स नहीं होने चाहिए. प्लॉट बेसिकली आपको पता है कि ये एक बैकग्राउंड होता है, एक कंप्लीट जिस पे सारी स्टोरी चल रही होती है, उसको हम प्लॉट बोलते हैं. सो दीज आर द 8 चैप्टर्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टू गिव अ रीड टू द चैप्टर्स. सिर्फ आपने एक रीडिंग देनी है एंड इट विल बी वेरी क्लियर. एंड स्टिल इफ देयर विल बी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन अगेन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट होता है, जो कि चैप्टर नंबर 7 में एक्सप्लेन किया हुआ है अरिस्टोटल ने, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉट इज द कम्प्लेक्स वन. कम्प्लेक्स प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि वो चेंज एक्सप्लेन करता है, यानी कि उसमें चेंज होता है फॉर्च्यून का, फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिसफॉर्च्यून या फ्रॉम मिसफॉर्च्यून टू हैप्पीनेस. और सबसे जो वर्स्ट प्लॉट होता है वो एपिसोडिक होता है, कि एपिसोड से चैप्टर की फॉर्म में आता है. ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि चैप्टर नंबर 8 तक एक्सप्लेन किए गए थे. नाउ फ्रॉम चैप्टर 9 टू चैप्टर नंबर 12 इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो. So thank you so much and take care. Allah Hafiz.